मुझे आज हैंडबुक ऑन वाटर सप्लाई पुस्तक का लोकार्पण करते हुए बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन तथा जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के पूर्व चेयरमैन हमारे मित्र श्री घनश्याम झा जी और उनके सहयोगी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद रफ़ीकी ने बड़ी लगन और प्रोफेशनलिज्म के साथ लगभग 300 पेज की इस किताब की रचना की है। मैं समझता हूँ कि यह पुस्तक फील्ड इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वाटर रिसोर्स के मैनेजमेंट और ऑपरेशंस से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स के अलावा इस सब्जेक्ट में रुचि रखने वाले आम पाठकों को भी पसंद आएगी। ये सच्चाई है कि क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को देखते हुए लोग स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि जनसंख्या के मुताबिक पानी की उपलब्धता, उसकी बढ़ती खपत तथा चुनौतियों से निपटने के लिए वाटर मैनेजमेंट का जो विवरण घनश्याम झा जी और रफ़ीकी साहब ने दिया है वह सामान्य आदमी के लिए भी काम आएगा, उपयोगी होगा। घनश्याम झा जी को मैं काफ़ी वर्षों से जानता हूँ। जम्मू कश्मीर आने के पहले वो सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन थे। देश के विभिन्न राज्यों में वाटर रिसोर्स के सही रखरखाव, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, अनेक क्षेत्रों में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जम्मू कश्मीर में भी जल जीवन मिशन के मॉनिटरिंग के लिए उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया था। वैसे ये उनका दायित्व तो नहीं था, लेकिन मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस काम में भी जम्मू कश्मीर प्रशासन की भरपूर मदद की। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की भौगोलिक संरचना देश के अन्य हिस्सों से बिल्कुल अलग है और इसलिए दुर्गम इलाकों में नल से जल पहुंचाने में फील्ड इंजीनियर्स को बड़ी कठिनाइयां आई। नए अप्रोच के साथ लोगों ने काम किया और मैं समझता हूं कि ये अनुभव जो है इस हैंडबुक में साफ रूप से दिखाई पड़ता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज से जुड़े लोगों के लिए शायद मैं मानता हूं कि ऐसी पहली पुस्तक होगी जो व्यवस्थित तरीके से वाटर सप्लाई और मैनेजमेंट के लिए साइंटिफिक गाइडेंस प्रदान करने का काम करेगी। हमारे देश में मुझे लगता है कि अर्बन प्लानिंग और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स और मैंने हजारों की संख्या में घनश्याम झा और रफ़ीकी जैसे हों, ये वर्तमान आवश्यकता है देश की। जम्मू कश्मीर में तमाम चुनौतियों के बावजूद आज मैं कह सकता हूं कि जल जीवन मिशन ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वह निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व का विषय है। मैं इस जल जीवन मिशन से जुड़े अपने सभी साथियों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी शिद्दत से, मेहनत से इस काम को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। इस पुस्तक की बधाई के अलावा घनश्याम झा साहब को इंजीनियरिंग समुदाय को नए टूल्स और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भी मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूँ। हमारी संस्कृति में भी कहा गया है कि अपसु अंतः अमृतम अपसु भेखजम, जल में अमृत है, जल में औषधि है और जल ही जीवन का आधार है। और ये हकीकत है कि आम आदमी की दिलचस्पी साइंटिफिक प्रोसेस से ज़्यादा इस बात में होती है कि उसे साफ, सुरक्षित और पर्याप्त पानी उपलब्ध हो। ऐसे समय में जब वाटर रिसोर्स तमाम चुनौतियों को झेल रहा है, तब वाटर सप्लाई स्कीम को प्रभावी बनाए रखना और लोगों के लिए पानी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। एक रिसर्च के मुताबिक देश के लगभग 60% डिस्ट्रिक्ट्स आने वाले 2 दशकों में ग्राउंड वाटर
उनका ग्राउंड वाटर क्रिटिकल लेवल पर पहुंचने वाला है। 2040 के पश्चात डिप्लीशन की रफ्तार लगभग 3 गुना होने वाली है। ये पूरे मानव समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। 4 वर्ष पूर्व जम्मू कश्मीर को नज़दीक से देखने का अवसर मिला है। जल सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल, मैं समझता हूँ कि ये हम सबका उद्देश्य है और होना चाहिए। वाटर रिसोर्स के मैनेजमेंट और ऑप्टिमम डेवलपमेंट पर दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स की राय है, इन्हें समायोजित करके हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फ्लड के कारण हो सकने वाले नुकसान के बारे में पूर्वानुमान और परियोजनाओं को उस हिसाब से उनकी प्लानिंग करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी झा जी के नेतृत्व में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वैसे तो 2012 में रेगुलेटर बना दिया गया था, 16-17 में एक वाटर पॉलिसी प्लान भी बना था, लेकिन ज़मीन पर साइंटिफिक तरीके से काम हम नहीं कर पाए थे। मुझे खुशी है कि वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उन गैप्स को झा जी के नेतृत्व में भरा है। जल जीवन मिशन के कंप्लीशन, सैचुरेशन, वाटर बॉडीज़ के रिजिन्युएशन को अनेक नए मार्गदर्शन मिले हैं। मुझे याद है 2021 में जब सभी डिस्ट्रिक्ट से डेटा कलेक्ट किया गया था, तब पता चला कि 30-40 वर्ष पूर्व मौजूद हजारों प्राकृतिक जल स्रोत हमारे, नदी, तालाब, ये सब गायब हो चुके हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जन भागीदारी के माध्यम से अनेक वाटर बॉडीज़ को फिर से पुनर्जीवित किया गया है। अनेक गांवों में प्राकृतिक जल स्रोत फिर से जी उठे हैं और उनका लाभ गांव में रहने वाले परिवारों को मिल रहा है। घनश्याम झा जी जानते हैं कि जल जीवन मिशन के समक्ष अनेक चुनौतियां थीं, लेकिन नए संकल्प के साथ आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जल शक्ति डिपार्टमेंट के हमारे साथियों ने जिस तरह से काम किया है, मैं सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। अभी आपको बताया गया कि लगभग 81%, 81% से ज़्यादा घरों तक पानी पहुँचाने में जम्मू कश्मीर को सफलता मिली है, जबकि नेशनल एवरेज 77% है। मुझे विश्वास है कि जो बचे हुए 3 लाख घर हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द हम नल से जल पहुंचा सकेंगे और 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अनेक काम किए गए हैं, उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूं। एक दिनकर जी की कविता मुझे याद आ रही है, वो मत छुओ इस झील को, कंकरी मारो नहीं, पत्तियां डारो नहीं, खेल में तुमको पुलक उन्मेष होता है, लहर बनने में सलिल को भी क्लेश होता है, लहर बनने में सलिल को भी क्लेश होता है। तालाब, झील, नदियाँ शुद्ध और सुरक्षित रहें, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी। वाटर क्वालिटी बेहतर हो और निरंतर सप्लाई किए जा रहे पानी की जांच हो, इसके लिए अनेक लैब्स की स्थापना की गई है। मुझे बताया गया है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में सभी लैब्स ने मिलकर 2.5 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग की थी और ज़मीनी स्तर पर 36,000 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग देकर के फील्ड टेस्टिंग किट भी प्रदान की गई है, ताकि पानी की शुद्धता पर भी नज़र रखी जा सके। आज इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर मैं एक बात की ओर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। इस वर्ष गर्मियों में कश्मीर घाटी के कई गांवों में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे थे। स्वाभाविक रूप से ये क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है। कुछ वर्ष पूर्व तक जो हमारे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज थे, वो इन गांवों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। आम लोगों में भी सरकारी नलों के प्रोजेक्ट को लेकर इसलिए उदासीनता रहती थी। मेरा एक निवेदन है कि एक गांव में आम नागरिक स्वयं जागरूक हो
जल शक्ति डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ मिलकर के ये कैसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर एक घर में टैप वाटर कनेक्शन तो लगे, लेकिन ये जो हमारे प्राकृतिक साधन थे ये कैसे फिर से रिजिनवेट किए जा सकते हैं। अमृत सरोवरों का निर्माण बड़े जोर शोर से हम लोगों ने पूरे जम्मू कश्मीर में किया था। केवल निर्माण होने के बाद वो अभी उसी तरह से हैं या नहीं हैं, ये केवल आपका काम नहीं है, प्रशासन के बाकी लोग भी इसमें आपके साथ रहें। मुझे लगता है कि ये वर्ष भर हरे भरे रहें। जो जिन सरोवरों का निर्माण किया गया वो वास्तव में अभी सरोवर की तरह रहें, ये एक बार हमें देखना होगा। हमारे राष्ट्र के नीति निर्माताओं ने नागरिकों के कर्तव्यों की चर्चा करते हुए पानी के प्रबंधन में भी उनकी भागीदारी पर विशेष बल दिया है। 15 जून 1949 को जब संविधान सभा की बहस हो रही थी तो संविधान सभा के सम्माननीय सदस्य ने ये सवाल उठाया कि पानी का मालिक कौन है। तो एक दूसरे सम्माननीय सदस्य ने टिप्पणी की कि साहब, हम जमीन जायदाद की बात तो करते हैं, उसके रखरखाव की भी बात होती है, उसमें झगड़ा और विवाद भी होता है, तो उसके निपटारे के लिए व्यवस्था बनाई गई, उचित प्रबंधन करने का प्रबंध किया गया है। लेकिन पानी को कैसे भूला जा सकता है? पानी किसी भी सूरत में जमीन जायदाद से तो कम कीमती नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि जो पानी व्यक्ति, समाज, राज्य, देश तथा दुनिया को जीवन प्रदान करता हो वह सिर्फ जमीन जायदाद तो नहीं हो सकता है। उसमें भी जीव है, तभी वह जीवन देने की ताकत रखता है। और इसलिए इन सरोवरों का रखरखाव सही तरीके से हो, इसकी जिम्मेदारी भी हम सबको निभानी होगी। जल शक्ति डिपार्टमेंट से जुड़े सभी इंजीनियर्स से मेरा निवेदन होगा कि वाटर रिसोर्स को जीवित मानकर अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टूल्स द्वारा वाटर मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे, तभी हम अपने भविष्य की पीढ़ियों के जीने लायक वातावरण छोड़ करके संसाधन जा पाएंगे। मैं जोर दे करके कह सकता हूं कि ये कोशिश पिछले कुछ दिनों में हुई है। बहुत सारी चीज़ें बदलने में या करने में हम सबको सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, खुशहाली लोगों तक पहुँचे, इसकी हर कोशिश की गई है। जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उन पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से आप देखें तो अगर प्राचीन भारत को जब हम देखते हैं तो एक समय था 11वीं शताब्दी में वर्ल्ड जीडीपी में हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो लगभग 33% था। 15वीं शताब्दी आते आते भारत का कंट्रीब्यूशन घटा और करीब करीब 25% हो गया। उसके बाद गुलामी का दौर शुरू हुआ। लंबे काल की गुलामी के कारण जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1953 में जो अनुमान लगाया गया, हमारा वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 4% रह गया। समय ने फिर करवट बदला है। पिछले कुछ वर्षों में हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5th लार्जेस्ट इकानमी बन गए। आज भी हमारी जो रफ्तार है वो दुनिया के विकसित देशों से ज़्यादा है। 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो आकलन किया है उसके हिसाब से आज दुनिया के जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन लगभग 15% है। अब अगर वास्तव में जम्मू कश्मीर या भारत को ये देखना चाहते हैं कि वो संसाधनों से युक्त हो, समृद्ध हो, वो सारी सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को मिले, तो मुझे लगता है कि रास्ता वही है कि फिर से हम 25%, 25% और 33% पर जाएं। नॉलेज इकानमी की बड़ी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है। हम तो इसके पारंगत थे, ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। प्राचीन काल से ही नॉलेज इकानमी के कारण ही भारत सोने की चिड़िया बना था। इसके कारण नहीं बना था कि हमारे पास बहुत गोल्ड माइंस थी। हमारे पास गोल्ड माइंस नहीं थी,
हमारे पास ऐसे प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनता था उससे बेहतर मुझे लगता है कि चीज़ दुनिया में कहीं नहीं बनती थी। मैं खास तौर से आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये देश के लिए बड़ा आवश्यक है और उसमें हर व्यक्ति की अपनी अहम भूमिका होगी। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2021 बनी है, मुझे उसमें भारत का भविष्य दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब तक हमारे प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपना वाइटल रोल नहीं प्ले करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि हम फिर अपने उस जगह को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे दो बातें ध्यान में आती हैं। एक इतिहास की घटना है, वो सिकंदर और पोरस की दोस्ती। आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम हो, सिकंदर ने जब तय किया आक्रमण करने का, तो आक्रमण के पहले उसने अपने कुछ गुप्तचर जासूस भेजे। सिंध नदी के किनारे मगध की सेना इस पार खड़ी थी। गुप्तचर आए, पता किए और जाकर के सिकंदर को जब बताया कि मगध की सेना से युद्ध लड़ना तुम्हारे बस का नहीं है, लाखों की संख्या में तलवार लेकर के लोग इंतजार कर रहे हैं, हजारों लोग घोड़े और हाथी पर सवार होकर के आपके लिए प्रतीक्षारत है। सिकंदर ने पांव वापस खींच लिया, वापस लौटने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई पोरस से, पुरराज से, और उनकी दोस्ती का राज मित्रों जानते हैं क्या है? वो स्टील जो भारत में बनता था, जिसे इग्नॉट स्टील कहा जाता था, दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवार उसी स्टील से बनती थी। पोरस ने वही सिकंदर को दिया और इसीलिए पोरस और सिकंदर की दोस्ती हुई। एक दूसरी घटना का जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। सर आइजक न्यूटन का नाम आप सबने सुना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो कुछ दिन थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो भाषण कर रहे हैं, सर आइजक न्यूटन, कि विज्ञान के पास, साइंस के पास नेविगेशन का कोई प्रबंध नहीं है। जब सर आइजक न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण कर रहे हैं, उसके सैकड़ों वर्ष पहले हमारे इंडियन सेलर्स, हमारे जो नाविक थे, वो पानी का जहाज लेकर के सुदूर दक्षिण अफ्रीका के आगे तक जाते थे। लागरथिम के आधार पर छोटे छोटे यंत्र हमारे लोगों ने बनाए थे। जो सामान यहाँ हम बेहतरीन सामान बनाते थे, उन समुद्री जहाज़ों पर लेकर जाते थे, दुनिया के दूसरे देशों में देते थे, बेचते थे और वहाँ से सोना लेकर के आते थे। इसलिए जो काम झा जी आपने या आपके को-ऑथर ने किया है, मैं इस काम को उस दृष्टि से देखता हूँ। और इसलिए जिसमें ये क्षमता है, मैं लिखना नहीं जानता हूँ, मुझे बोलना ही आता है, जिसमें ये क्षमता, मैं निवेदन करूँगा कि इस काम को आप भी करिए। फिर से एक बार झा जी को, उनके को-ऑथर मुजम्मिल साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सब यहाँ उपस्थित रहे, आपका राजभवन में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।